हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, जीवन की निम्न गुणवत्ता किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को व्यक्त करती है। जीवन की जो निम्न गुणवत्ता है वो किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसित, निम्न गुणवत्ता होगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था अविकसित होगी। देखिए क्या है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता के निर्धारक हैं। भारत की स्थिति इन दोनों कारकों की दृष्टि से ही काफी पिछड़ी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से देश की लगभग 1/4 जनसंख्या आज भी निरक्षर है, यानी अनपढ़ है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं एवं जीवन प्रत्याशा भी कई देशों की तुलना में काफी कम है। जीवन प्रत्याशा मतलब औसत आयु। अतः ये तथ्य भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को दर्शाते हैं। ये तथ्य किसको दर्शाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 53। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करने वाली जननांकिकीय विशेषताओं को बताएं। जननांकिक मतलब है जनसंख्या संबंधी विशेषताएं। देश के जननांकीय कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है तथा वृद्धि दर भी बहुत अधिक है। जनसंख्या की जो बढ़ने की जो गति है, प्रतिशत है, वो भी क्या है, अधिक है। देश में जन्म दर काफी ऊंची है। जन्म दर यानी बच्चों की जन्म लेने की जो दर है। इसके अलावा देश में मातृ मृत्यु दर है माता की मृत्यु दर, प्रसव के समय जो माता की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर यानी बच्चे की मृत्यु जन्म के समय। शिशु मृत्यु दर स्तर भी काफी ऊंचा है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन में जननांकीय कारक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को समझें। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, गांव में। अपने देश की बात 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो 68.16% के लगभग जनसंख्या गांव में रहती है। इसमें से अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, यानी प्राथमिक कार्य कृषि कार्यों में है गांव में जो लोग निवास करते हैं। आज भी देश के कुल रोजगार का लगभग 49% कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में कार्यरत है। यानी देश की लगभग 49% जनसंख्या कृषि या उससे अन्य सहायक क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जो कृषि से संबंधित सहायक क्षेत्र है। अतः देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। अगला क्वेश्चन है 55। पिछले दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन क्या संकेत देते हैं। परिवर्तन क्या संकेत देते हैं, ये क्या अलग है, संकेत अलग है। वर्ष 1950 से 1980 तक यानी 30 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 3.5% पर स्थिर बनी रही थी, जिसे हिंदू विकास दर कहा गया था। इसके पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रवृत्तियां देखी गई, यानी धीरे धीरे वृद्धि हुई। 1980 के दशक में देश की विकास दर 5% से अधिक हो गई तथा 1991 से 2001 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ी। ये 10 वर्ष में प्रति वर्ष का जो औसत आया वो आया 6.8। कब से, 1991 से 2001 के बीच। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कब थी, 2007 से 12। मैंने आपको बता चुका हूँ 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के दौरान भारत की विकास दर 8% रही। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 11 में। पिछले दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्वरूप को दर्शाते हैं। यानी धीरे धीरे 3.5 से विकास दर कहाँ आई, 8%। तो ये हमारे विकासीय स्वरूप को दर्शाता है।
कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आगे देखिए, उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और संरचना में क्या परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से, समाजवादी यानी सभी का जिसमें हित हो, उससे पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई है, सरकारी कमी आई है और निजीकरण अधिक हुआ है तथा अर्थव्यवस्था की संरचना दृढ़ताएं क्या हो गई है, समाप्त हो गई। निजीकरण को इसमें अधिक बढ़ावा मिला है, विशेष लोगों को इसमें लाभ हुआ है। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में उत्पादन व व्यापार की क्रियाएं व प्रतिक्रियाओं में सरलता आई है। व्यापार में और उत्पादन की प्रक्रियाओं में जरूर इससे क्या हुई है, सरलता आई है। आगे देखिए, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को समझाइए। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तु और मुक्त प्रवाह सेवाओं का मुक्त प्रवाह। आयामों की जब बात करें तो आयाम कौन कौन से देखो, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में विभिन्न यानी अनेक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, बिना टैक्स के, बिना रोक टोक के मुक्त आदान प्रदान। सेवाओं का मुक्त प्रवाह यानी सेवाओं का मतलब है मानव भी एक दूसरी जगह जाके अपनी नौकरी कर सकता है। पूंजी का निर्बाध प्रवाह, पैसे का लेन देन एवं समेकित वित्तीय बाजार यानी बाजार में जो वस्तुएं हैं उनका भी आदान प्रदान। श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, मजदूरी जो काम करने वाले हैं उनका भी एक दूसरी जगह आना जाना। प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह, जो टेक्नोलॉजी है उसके भी आदान प्रदान किया जा सकता है तथा ज्ञान का प्रसार आदि भी इसमें सम्मिलित है। तो ये हैं वैश्वीकरण के आयाम। आगे देखिए, वैश्वीकरण के लाभ बताइए। वैश्वीकरण के प्रमुख लाभ निम्न है कि वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हुए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन यानी बंटवारे में सुधार किया है। इसे अधिक कार्यकुशल बना दिया, यानी सभी देशों को संसाधन आवंटन में से सुविधा हुई है। वैश्वीकरण से उत्पादन लागतों में कमी आई है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब विश्व लेवल पर बाजार में, तो उससे क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तथा उत्पादों की गुणवत्ता में भी क्या होता है, सुधार होता है। एक वस्तु है जब बाजार खुल जाता है तो बाजार में कंपटीशन हो जाता है। दूसरा देश उस वस्तु को यदि सस्ती बेचता है तो उस देश की वस्तुएं अधिक बिकेंगी, दूसरा देश भी उसकी कीमतें कम करने पर मजबूर हो जाता है और गुणवत्ता में भी इससे क्या होता है, सुधार होता है। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि संभव हो पाई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। एक देश दूसरे देश से लेन देन करता है, व्यापारिक कार्य करता है। वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच तकनीकी सेवाओं, निवेश आदि के आदान प्रदान में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तकनीकी का आदान प्रदान, सेवाओं का, निवेश का, एक देश दूसरे देश में क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, कंपनियां खोल रहा है, तो उसका भी इसमें क्या हुआ है, आदान प्रदान में वृद्धि हुई है। आगे देखिए, वैश्वीकरण के दौर में क्वेश्चन नंबर 59, वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी की अवधारणा किन कारणों से प्रासंगिक बन गई। वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी की अवधारणा अधिक प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि विकसित देशों की जो शोषणकारी नीतियों के कारण विकासशील देशों को कई प्रकार की हानि हुई। विकसित देशों की जो शोषणकारी नीतियां थी उससे जो विकासशील देश हैं उनको कई प्रकार की हानि हुई। भारत में कई उद्योग धंधे क्या हो गए हैं, बंद हो गए वैश्वीकरण से, क्योंकि देशी जो धंधे हैं देश की जो है वो बंद हो गए। बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है, धंधे बंद होंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के कारण हम विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण नहीं लगा सकते। वैश्वीकरण से क्या होता है, दूसरे देशों की कंपनी हमारे देश में आके स्थापित हो रही हैं। अतः भारत में वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं को कम करने हेतु लोगों में स्वदेशी की भावना जागृत करने पर बल दिया गया है। वैश्वीकरण की समस्याओं को कम करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को स्वदेशी की अवधारणा पर बल देंगे तो ही वैश्वीकरण या विदेशी कंपनियों पर हम लगाम लगा सकते हैं।
साथ ही वर्तमान में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना ने स्वदेशी को अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कौशल विकास पर टिप्पणी लिखिए। कौशल विकास में श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा अधिक योग्य उत्पादक बनाकर मानवीय पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। किसी कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। इससे श्रम शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे श्रम के लिए रोजगार अवसरों में गुणवत्ता में क्या होती है? वृद्धि होती है। कहने का अर्थ है कौशल विकास से मानव के प्रशिक्षण से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से उत्पादकता में क्या होती है? वृद्धि होती है और पूंजी भी बढ़ती है और अच्छे से किसी कार्य को योग्यता और क्षमता से इसमें किया जा सकता है और इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, लोगों में रोजगार के अवसर और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, आगे अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।